अब तक की कहानी में आपने सुना था कि पिताजी और मनोज काका दोनों सोच में पड़ गए थे। तब पिताजी अचानक चेहरे पर उम्मीद की चमक सी उभर आई और बोले, मनोज, तुम ही इस समस्या का हल कर सकते हो। मनोज काका के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं और बोले, साहब, मैं कैसे कर सकता हूँ। पिताजी बोले, तुम मेरे सबसे पुराने नौकर हो। अगर तुम्हारी पत्नी मेरी बेटी की परवरिश करे तो मुझे कोई चिंता और कोई डर नहीं होगा। अब कहानी आगे। मनोज काका बोले, पर साहब, मेरी तो खुद की 3 साल की बेटी है। पिताजी बोले, मनोज, और कोई नहीं है जिस पर मैं विश्वास कर सकूं। और भी नौकर रहते हैं, उनमें कितने कमरे खाली हैं। तुम अपने परिवार के साथ यहीं आ जाओ। मैं तुम्हारी बेटी को भी अपनी बेटी की तरह ही रखूंगा। यह सुन मनोज काका सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, ठीक है साहब। मुझे उस समय माली काका को देकर पिताजी और मनोज काका ऑफिस के लिए निकल गए। शाम को मनोज काका ने अपने घर पर अपनी पत्नी से सारी बात बताई। तब उनकी पत्नी आशा मौसी ने सोचकर बोली, अगर हम किसी बिना माँ की बच्ची की मदद कर सकें तो इससे बहुत अच्छा और क्या होगा। मेरी ही बेटी की तरह वो भी तो कितनी छोटी है। सारी तैयारी करके वो लोग अगले ही दिन मेरी हवेली पर आ गए। आशा मौसी मैं पिताजी को भी एक आशा की किरण सी दिखाई दी। उन्होंने सारी बातें समझाते हुए बोले, आशा बहन, मेरी बेटी के अलावा कोई नहीं। मेरा आप अपनी बेटी की तरह ही इसका भी ध्यान रखना। किसी सामान की कमी नहीं होगी। आशा मौसी बोली, साहब, हम सब अपनी बेटी की तरह ही शिखा का भी ध्यान रखेंगे, उसी की तरह उसका भी ध्यान रखेंगे, और हमें पैसों का कोई लालच नहीं। आशा मौसी ने अपनी बेटी मीरा के साथ साथ मेरा ध्यान इतने अच्छे से रखा कि मैं बस 4-5 दिन में ही ठीक रहने लगी। मेरे रोने की आवाज की जगह हवेली में मेरी किलकारियां गूंजने लगी और मेरे पिता मीरा के साथ देखकर बहुत खुश हुए। सब ऐसे ही चलता रहा। हम बड़े होने लगे। समय के साथ मेरी शरारतें बढ़ती रहती थीं। मीरा शुरू से ही शांत स्वभाव की थी। आशा मौसी के हाथ से ही खाना खाती, जिससे मीरा को खुद ही खाना पड़ता। रात को मैं जब मौसी हम दोनों के बीच सोती तो उन्हें बस अपनी तरफ का मुंह करने को कहती। मीरा को समय देने का भी मौसी का समय नहीं रहा। मैं एक बेटी की तरह उन पर माँ का पूरा हक दिखाती, पर मीरा ये सब देख के भी कुछ नहीं कहती थी। जो कपड़े खिलौने उसके लिए आते वही मुझे पसंद आते और मैं जिद करके ले लेती। मीरा खुशी खुशी दे देती थी। जब भी मीरा माँ के साथ बैठती होती, उसे हटाकर मैं खुद बैठ जाती। जो मुझे पसंद आता मैं कैसे भी करके ले लेती थी। मुझे खुद भी नहीं पता था मेरे में स्वार्थ की भावना कब पैदा हो गई और दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। मैं मौसी पर इस प्रकार से हक दिखाती जैसे वो मेरी ही माँ है, जिसके कारण मीरा को मौसी बहुत कम समय दे पाती थी। मीरा अक्सर ये सब देखकर उदास रहती थी, पर उसमें सहनशीलता और धैर्य बहुत था। वो कभी न मौसी से कोई शिकायत करती, न ही मुझसे नाराज होती। हम दोनों का पिताजी से लखनऊ के बड़े स्कूल में भर्ती करा दिया। हम दोनों ही बहुत खुश थे स्कूल जाने के लिए। स्कूल की बस से हम दोनों स्कूल जाते और वहाँ से ऐसे बच्चे होते जो बेवजह ही परेशान करते। मुझसे ये सब सहन नहीं होता, उन सब से लड़ जाती थी। मीरा मुझे बार बार नजरअंदाज करने को बोलती। इन सब में मेरे लड़ने का गुस्सा वो मीरा पर उतार देते और वो उसे मार देते। इसी कारण स्कूल के पहले ही दिन मेरे लड़ने की शिकायत घर पहुंच गई, जिससे पिताजी बहुत नाराज हुए। मौसी से उन्होंने बोला, मीरा की तरह इसे भी थोड़ा शांत रहना सिखाओ और समझाओ इसे। मौसी ने मुझे समझाया, पर उन्हें भी मेरे गुस्से और जिद के बारे में पता था, जिसके कारण उन्होंने मीरा को समझाया कि वो शिखा को इन सब चीजों से दूर रखे। वो बोली, मीरा तू समझदार है बेटी, तू ही ध्यान रखना। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। बोला, आगे से शिखा की शिकायत नहीं आएगी माँ। हम दोनों स्कूल जाते, स्कूल का काम मीरा कर देती, बदले में मुझे किसी से लड़ाई न करूं इसका वादा लेती। मेरी जिंदगी में हमेशा वो मेरी बहुत मदद करती, पर मैं उसका इस स्वभाव का बहुत ही लाभ उठाती थी। पर ये सब जल्दी ही रिजल्ट में दिख गया। मेरे नंबर बहुत कम थे, वही मीरा प्रथम आई थी। पिताजी और मौसी सब उसे बहुत आशीर्वाद दे रहे थे।
प्यार दे रहे थे। पिताजी ने उसे खुश होकर बहुत प्यारी गुड़िया दी। मुझे यह देखा न गया और मैं रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लिया। वो गुड़िया लेने की जिद की पिताजी ने बहुत डांटा और बोला, तुम्हारे पास इतने खिलौने हैं, फिर भी ये सब कर रही हो। मैं और ज्यादा रोने लगी। जैसे मौसी ने मीरा से वो गुड़िया मांगी, पर मीरा ने मना कर दिया। मौसी ने बहुत समझाया प्यार से, पर वो मना करती रही, जिसके कारण मौसी को गुस्सा आया और थप्पड़ मार दिया। मीरा ने वो गुड़िया दे दी और रोते हुए वहां से गार्डन में चली गई। मैं वो गुड़िया लेकर शांत हो गई, पर मौसी को आज बहुत पछतावा हो रहा था। अपनी बेटी पर हाथ उठाकर वो मीरा को खोजती हुई गार्डन में गई। मीरा सिसक सिसक कर रो रही थी। मौसी ने उसे प्यार से सर पे हाथ फिराया और बोली, शिखा बेटा, शिखा की माँ नहीं है, इसलिए उसे ज्यादा प्यार की जरूरत है। तू तो मेरी प्यारी सी बिटिया है, अपनी माँ को माफ नहीं करेगी क्या? मीरा माँ के गले लग गई। इसी तरह न जाने कितनी बार उसे मैंने जिद के आगे झुकना पड़ा। मीरा को जैसे इन सब चीजों की आदत हो गई थी। मैं उसके हक का कई बार छीन लेती, पर वो कभी नाराज नहीं होती। मेरे कारण न जाने उसे कितना दुख सहना पड़ता। स्कूल में उसके जितने भी नए दोस्त बनते, मैं उन सबको दूर कर देती थी। मैं बस यही चाहती थी कि वो सारे दोस्त मेरे हों और इसके नहीं। मीरा को सिर्फ यही कहती कि तू सिर्फ मेरी दोस्त बन और किसी की नहीं। और मैं अपने स्वार्थ के कारण मैंने न जाने कितने दुख दिए उसको, जिसके कारण आज सब कुछ होकर भी मैं कितनी अकेली और असहाय महसूस कर रही हूँ। यह सुन हीर माँ के आंसू साफ करते हुए और गले लगाकर बोली, माँ ऐसा क्यों बोलती हो? मैं हूँ तो आपके साथ, अब सब अच्छा होगा। माँ अब कहाँ है मीरा मौसी? आपने कभी उनसे मिलवाया भी नहीं, कभी बात भी नहीं की। शिखा बोली, बताती हूँ, पर वो सब याद करके आज भी दुख और पश्चाताप से भर जाती है। मौसी को मैं मीरा के समय ही नहीं देने देती थी। वो जब भी मीरा के साथ होती, मैं उनके पास चली जाती, उनके हाथ से ही खाना खाती, उनकी लोरी से ही सोती। इन सब में मीरा अपनी माँ के प्यार को तरसती रहती। वो अपना ज्यादा समय अपने पिता मनोज काका के पास ही बिताती थी। वो भी जितना हो सके मीरा को खुश रखने के प्रयास करते। वो अकेले मीरा को समझाया करते, बेटा कभी भी अपनी या अपनी खुशियों की तुलना किसी और से मत करना। इंसान की खुशी उसके सोच से होती है, ना कि किसी बहुमूल्य वस्तु से। इंसान को अपनी छोटी छोटी चीजों में भी बड़ी खुशियां देखने चाहिए। हम मिलने वाले दुख के जिम्मेदार हम खुद होते हैं। कभी अपने दुख और नाकामयाबी का जिम्मेदार किसी और को नहीं देना चाहिए। इन सब में मेरे पास बस आशा मौसी ही थी। जब हम बड़े हुए और कॉलेज में हमारा एडमिशन हो गया, मुझे अपने ग्रुप के जितने भी लड़के और लड़कियां थे उनके साथ रैगिंग करने में बड़ा ही मजा आता था। एक बार मीरा किताबों को लिए क्लास की ओर जा रही थी। मेरे ग्रुप ने उसे रोक लिया। ये मैं सब दूर से देख रही थी। मैंने उन्हें मना करने ही जा रही थी, पता नहीं क्यों मेरे कदम रुक गए। मैं वहीं रुक के सब कुछ देखने लगी। उन्होंने मीरा के हाथ से किताबें ली और उसे अपने साथ ही लड़के से बोलकर दूर एक पत्थर से बनी कुर्सी पर रखवा दिया और बोला, जाओ उसे लेकर आओ। मीरा के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। मीरा किताब लेने के लिए जाने लगी तो उन्होंने फिर से उसे रोक लिया और एक रुमाल उसकी आंखों पर बांध दिया और बोला, अब जाओ और लेकर आओ। मीरा बहुत घबराई थी, पर मैं नहीं चाहती थी कि किसी को यह पता लगे कि वो एक नौकरानी की लड़की मेरी दोस्त है। मीरा लड़खड़ाते हुए उस ओर जाने लगी। वो बार बार ठोकर लगने से लड़खड़ाते हुए चल रही थी। ये सब देख वो लोग बहुत मजाक कर रहे थे। मीरा धीरे धीरे उस ओर पहुंच रही थी। अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया, जिसे वो गिरने ही वाली थी कि उसे किसी मजबूत हाथों ने थाम लिया। वो लड़का देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। मीरा अपनी आंखों से वो पट्टी हटाने ही वाली थी कि पीछे से उन लड़कों ने आवाज लगाई। बिना किताब उठाए वहां से भाग गए। उसने उस लड़के के हाथ को छुआ था। उसके हाथ की कलाई में चैन का ब्रेसलेट था। वो जानना चाहती थी उसकी मदद किसने की। जब उसकी ओर रखी किताब के बीच 3 कदमों का फासला था, जिससे उसने पूरा किया और आंख से बंधा हुआ वो रूमाल हटाया।
पर उसे वहां पास में कोई भी नजर नहीं आया। वह इधर उधर देखने लगी, बस उन सीनियर के अलावा कोई भी आसपास नहीं था। हेलो फ्रेंड्स, इसका आगे का भाग अगली कहानी में। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज आप मुझे मोटिवेट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।